मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पार्ट 3 में आज हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की विदेश नीति बनाने में या उसके निर्माण में क्या भूमिका होती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कैसे काम करती है, इन सभी बातों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में जैसे हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ डिसीजन मेकिंग बॉडी तो कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर है, और जितनी भी काउंसिल्स वगैरह बनाई जाती हैं या संस्था इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, उनका मेन काम एडवाइस देना होता है प्रधानमंत्री को, कैबिनेट को, ताकि वो ठीक तरह से फॉरेन पॉलिसी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में डिसीजन ले सकें। एडवाइजरी बॉडी है जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से संबंधित अपनी सलाह देती है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए कौन से स्टेप सरकार को उठाने चाहिए या विदेश नीति निर्माण में किस देश के साथ कौन सी नीति का पालन करना चाहिए। तो ये सारी बातों से संबंधित ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसको चेयर प्रधानमंत्री खुद करते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इसके जो और मेंबर होते हैं, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, होम, फाइनेंस, यानी कि विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो एक नई पोस्ट बनाई गई थी, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, जो कि पहले योजना आयोग होता था, योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया है, जो इसका डिप्टी चेयरमैन होगा, क्योंकि इसका चेयरमैन तो खुद प्रधानमंत्री होता है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो आजकल अजीत डोवाल हैं, तो ये इसके मेंबर होंगे। इन्हीं मेंबर्स से हमें पता चल जाता है कि ये काउंसिल कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। जो एनएसए होता है, यानी कि सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है, उसका सेक्रेटरी भी होता है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, यानी कि जो सारे मामलों को संभालता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ज़्यादा बिजी होता है और कामों में। तो एक किस्म से जो पॉलिटिकल हेड तो प्रधानमंत्री है, जो एग्जीक्यूटिव हेड इसका होगा वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होगा, यानी कि सुरक्षा सलाहकार होगा। अब कैसे अस्तित्व में आई सिक्योरिटी काउंसिल, जो आज जिस फॉर्म में ये है, आज जो चल रही है, इसका तो गठन किया गया था, नहीं प्रेजेंट फॉर्म में जो चल रही है, इसका 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इसका गठन किया गया था। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा था, इलेक्शन मैनिफेस्टो का, कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाएंगे। इसकी डिमांड मुख्य रूप से इंडो चाइना वार के बाद उठी थी, क्योंकि उसमें हमारी इंटेलिजेंस फेलियर भी थी, हमारी स्ट्रेटजी की फेलियर भी थी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह में ऐसी काउंसिल बनी हुई हैं जो कि देश की सिक्योरिटी के लिए काम करती हैं, सलाह देती हैं, सरकार को इनपुट्स देती हैं। तो उसी तर्ज पर ये मांग की गई थी कि भारत में भी एक सिक्योरिटी काउंसिल होनी चाहिए, जिससे देश की विदेशी मामलों में या देश के अंदर सुरक्षा मजबूत की जा सके। तो इंडो चाइना के बाद, वार के बाद ये मांग ज़ोर शोर से उठी, लेकिन इसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 1970 में बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट दी। उसने भी ये सजेस्ट किया था कि नेशनल सिक्योरिटी प्लानिंग काउंसिल होनी चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी के लिए प्लानिंग बनाने के लिए कोई एक परिषद होनी चाहिए, और ऑल पार्टी नेशनल डिफेंस काउंसिल, ये सलाह दी थी कि इस तरह की जो आज हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, तो इसी तर्ज पर मिलती जुलती काउंसिल की बनाने की सलाह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी दी थी, लेकिन सरकार ने
इस बात को नहीं माना था। उसके बाद फिर वीपी सिंह की गवर्नमेंट जो आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो मिली जुली सरकार थी, उसने पहली बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की थी 24 अगस्त 1990 को। लेकिन इस काउंसिल को ज़्यादा इसकी मीटिंग्स नहीं होती थी, इसको ज़्यादा काम नहीं दिया गया, ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए, ज़्यादा इसको एक्टिव रूप से काम करने की शक्ति इसको नहीं दी गई और ये धीरे धीरे फिर बिल्कुल बेकार हो गई। और बाद की जो गवर्नमेंट आई, क्योंकि वो सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली, फिर बाद में जो कांग्रेस की सरकार आई तो उसने इसको अननेसेसरी मान के इसको छोड़ दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बन तो गई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 1990 में, लेकिन ये उस ढंग से काम नहीं कर पाई जो इसका उद्देश्य था या जैसे इसको काम करना चाहिए था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट आई तो उसने आते ही केसी पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की और उससे पूछा कि आप सलाह दो कि इसको रीएस्टैब्लिश कैसे किया जाए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। तो उसने बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट दे दी और फिर उस रिपोर्ट के आधार पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का गठन किया गया, जो आज भी काम कर रही है। अब इसके 3 पार्ट हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्ट्रक्चर में है। सबसे ऊपर तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर इसके 3 ऑर्गेनाइजेशन के 3 टायर सिस्टम इसमें अपनाया गया है। 3 और स्तर हैं, जिसमें पहला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप जो प्लानिंग करता है लॉन्ग टर्म, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड और तीसरा है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी। तो ये 3 इसके पार्ट हैं जो सलाह देते हैं और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या नॉन गवर्नमेंट लेवल पे इन तीनों को देखते कि कैसे कैसे इनका गठन होता है या क्या क्या इनकी भूमिका है विदेश नीति के निर्धारण में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप के, या जिसको एसपीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है ये। देखो जो एनएससी है उसमें हमने देखा था कि पॉलिटिशियन थे सारे शामिल, एक एडवाइज़र को छोड़कर बाकी सभी जो पॉलिटिशियन थे वो कैबिनेट मिनिस्टर या प्रधानमंत्री उसमें शामिल थे। उसमें पॉलिटिकल लेवल पे वो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है एसपीजी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप। हमने पहले एक्सटर्नल अफेयर्स की बात कर चुके हैं या पीएमओ की बात कर चुके हैं या फिर जो है कैबिनेट कमेटीज़ की बात कर चुके हैं, तो उनमें भी हमने देखा था कि यही कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल होते हैं। तो वही लोग इसमें भी शामिल हैं। एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है एसपीजी, जो जिसका हेड कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी कि कैबिनेट सचिव जो होता है वो इसका हेड होता है। और ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग सभी जो और सिक्योरिटी से संबंधित जो संस्थाएं जुड़े उनमें सामंजस्य बैठाती है। और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाती है, यानी कि लंबे समय पर भारत की नीति सुरक्षा के मामले में, चाहे आंतरिक मामले में भी हो या विदेशी मामले में भी हो, तो उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 10 साल 20 साल बाद, उसकी तैयारी पहले से ही कर लेते, पहले से ही प्लानिंग बना लेते कि ये स्टेप्स गवर्नमेंट को आज उठाने चाहिए। इसमें कौन कौन शामिल है ये देख लेते हैं। हमने बता दिया था कैबिनेट सेक्रेटरी तो इसका हेड है एसपीजी का, और इसमें डिफेंस सेक्रेटरी शामिल होता है, होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि टॉप के ब्यूरोक्रेट्स। इससे ऊपर ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते, इससे ऊपर तो फिर पॉलिटिशियन होते हैं। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एटॉमिक एनर्जी ये इसमें शामिल होते हैं। दूसरा प्लानिंग ग्रुप में कौन शामिल होता है, रॉ और आईबी, जो हमारी मेन इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, रिसर्च एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके हेड इसमें शामिल होते हैं। फिर जो हमारी 3 आर्म्ड फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके जो चीफ होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आरबीआई गवर्नर,
और चेयरमैन CBDT, साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, और जो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी जो इसका तीसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, जो तीसरा ऑर्गन पढ़ेंगे इसका, उसका जो चेयरमैन होगा वो भी इसका सदस्य होगा। तो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो टॉप के भी हो सकते, नॉन पॉलिटिशियन को छोड़कर जो भी पावरफुल आदमी हैं डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, या जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, पॉलिटिशियन को छोड़कर बाकी सभी इसको शामिल कर लिया गया है SPG में। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। अब इसके फंक्शन देख लेते क्या काम करती हैं। ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, विदेशी संबंधों के लिए, विदेश नीति के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मैक्सिमम इसका फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर रहता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की बात ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी को सौंपी गई है, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ने पर ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी भी बनाती है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, यानी कि अगले 15, 20, 30 सालों में क्या स्ट्रेटजी होगी भारत की विदेश नीति के मामलों में या सुरक्षा के अन्य मामलों में, तो नीति बनाने का काम इसका है। और इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड एजेंसी, कई एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी भी हैं, और एजेंसी जैसे आतंकवाद को रोकने के लिए NIA का गठन किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और कई मिनिस्ट्री जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, कई बार इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठ पाता, आपस में सामंजस्य नहीं होता, या कुछ टसलबाजी होती रहती है, तो उसको भी कोऑर्डिनेशन बैठाना विभिन्न मिनिस्ट्रियों में या डिपार्टमेंट में। जैसे अलग डिपार्टमेंट है, कोई आर्मी का कोई हथियार खरीदने वाला डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अलग है, या प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो उनमें सामंजस्य कई बार नहीं बैठता, तो उसको भी SPG, क्योंकि सभी मिनिस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी इसमें शामिल हैं, तो आपस में बात करके सामंजस्य बैठाया जा सकता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में और डिपार्टमेंट्स में। तो ये इसके काम है। एक तो प्लानिंग बनाना नेशनल की सिक्योरिटी के लिए, लॉन्ग टर्म, मुख्य रूप से लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग बनाई जाती है, तो ये इसके काम है SPG के मुख्य रूप से। लेकिन इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स में कमियां भी हैं। सबसे पहला तो हमने देख लिया, जो भी इसके मेंबर हैं वो बहुत ही बिजी लोग, अपने विभाग के मुखिया हैं, वो पूरा विभाग उनको संभालना पड़ता है, पूरी मिनिस्ट्री उनको संभालनी पड़ती है। अब उनका उसी लेवल पर काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पावर का सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, सारे डिसीजन, सारे छोटे बड़े काम टॉप लेवल से ही किए जाते हैं। तो उसकी वजह से उन लोगों के पास जो इसमें शामिल किए गए SPG में, या आर्मीज़ के या आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ्स हैं, उनको अपने काम में पहले ही जो ड्यूटी उनको पहले मिली हुई है उसमें ही वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और जो ये काम जो प्लानिंग वाला जो ग्रुप में शामिल कर दिया, अब स्ट्रेटेजी प्लानिंग भी बनाओ, तो इस काम के लिए न तो उनके पास प्रॉपर टाइम होता और न इंक्लाइनेशन होता, यानी कि इनकी इस तरफ उनका कोई झुकाव भी नहीं होता भी ये काम करने, क्योंकि उस काम में ही वो माहिर होते हैं। और दूसरा, वो जो मेंबर इसके बने एक्सपर्ट नहीं होते स्ट्रेटेजिक इशू में। अब अपने विभाग के कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, कोई होम मिनिस्ट्री का है, वो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी, जो स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उसके लिए एक्सपर्टनेस चाहिए होती है, एक कुशलता, एक विशेष एक्सपर्ट होना चाहिए उस विषय में कि कैसे इवेल्युएट करे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को और फिर उस आधार पर प्लानिंग बनाए। तो उस मामले में ये मेंबर एक्सपर्ट नहीं होते। तो ये इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं SPG की। अब दूसरा जो बोर्ड बनाया गया है वो बनाया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बोर्ड, NSAB। इसमें क्या किया गया, सेकंड लेयर है, पहली लेयर तो हमने पढ़ ली SPG की। ये सेकंड लेयर क्या है कि इसमें नॉन गवर्नमेंट आदमियों को शामिल किया गया, जो गवर्नमेंट से संबंधित नहीं। हमने पहले में देख लिया, सिक्योरिटी काउंसिल में देख लिया, सारे टॉप पॉलिटिशियन हैं जो सत्ता में हैं। दूसरे में टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सत्ता में हैं, जिनके जो सरकार की नौकरी करते हैं। ये एक ऐसा बोर्ड बनाया गया है जिसमें उन दोनों को हटा के उन लोगों को शामिल किया गया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन जिनकी अच्छी नॉलेज है, जिनकी अच्छी पकड़ है, जिनको विदेश नीति का या सिक्योरिटी के मुद्दों का ज्ञान है, जो प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। इसमें
एमिनेंट प्रोफेशनल है, एकेडमिशियन है, जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर वगैरह या पत्रकार वगैरह या कोई सब अपनी कोई एजेंसी चलाते हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट हैं या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन का ज्ञान है, या जो रिटायर हो चुके, कोई विदेश सचिव के पद से रिटायर हो चुका है, कोई एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र के पद से रिटायर हो चुका है, यानी कि जिन्होंने विदेश नीति के मामले में या सिक्योरिटी के मामले में पिछले अपने जीवन में बहुत काम किया, उनको उस बात का अनुभव भी है और ज्ञान भी है, तो उन लोगों को इसमें शामिल किया गया। ये बोर्ड भी प्रधानमंत्री को या और द्वारा हेडिड होता है। इसके मैक्सिमम मेंबर 30 हो सकते हैं, यानी कि इसके कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये इसमें प्रोविज़न किया गया है। एक्सपर्ट शामिल किए गए जो अलग अलग डिसिप्लिन से, कोई साइंटिस्ट है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, किसी ने एकेडमी में अच्छी स्टडी की है, किसी ने अच्छी रिसर्च की है, तो उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो ऐसे इसका कंपोजिशन होता है। अब इसके फंक्शन हैं, नाम से ही पता है कि एडवाइजरी बॉडी है, और वैसे भी हमने बताया था ये पूरी काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है। एक बार महीने में मिलती है, ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा मीटिंग भी कर सकती है, डिसीजन भी हो सकते हैं। और लॉन्ग टर्म थ्रेट, यानी कि भारत को भविष्य में 10-20 साल बाद क्या चुनौती हो सकती है, हमारे को चीन से क्या चुनौती हो सकती है, या और दूसरे वेस्टर्न कंट्री से हमें क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए पहले से ही उन चुनौतियों के बारे में ये सरकार को सलाह देती है, और उनके लिए ये भी सलाह देती है कि सरकार को कैसे उस चैलेंजेस को निपटना चाहिए। तो इस तरह से ये एडवाइस देती है सिक्योरिटी बोर्ड। अब इसकी भी कुछ क्रिटिसिज्म, कुछ आलोचना कई आधारों पर की जाती है। सबसे पहले तो इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से एक निर्णय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरा बात है क्योंकि ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, गवर्नमेंट सत्ता में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं, तो सरकार कई बार जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इनको अपनी सूचनाएं नहीं देती पूरी तरह से। उनको ये लगता है भाई ये लोग, क्योंकि उनको हमेशा ये भय रह सकता है पता नहीं कौन गद्दारी कर जाए, कौन इन सूचनाओं को लीक कर दे, तो इनको भरोसा पूरी तरह से नहीं होता। और जब इनको पूरी सूचनाएँ ही नहीं मिलेंगी तो एनालिसिस क्या करेंगे, ये अपनी सलाह कैसे अच्छी तरह से देंगे। तो एक ये भी दिक्कत रहती है कि इन पर सरकार की एजेंसियां सूचनाएं पूरी उनको नहीं देती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट इनको उपलब्ध नहीं करवाती। और दूसरा इन्होंने देखा था कि इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स शामिल होते हैं। उन्होंने अपने टाइम पर विदेश नीति से संबंधित या देश की सिक्योरिटी से संबंधित बहुत सारे डिसीजन किए भी होते हैं। तो जब इस बोर्ड में होते हैं तो उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, वो गलत भी हो तो भी उस पर अड़े रहेंगे, नहीं वो जो डिसीजन लिया था सही था, और उसी अनुसार वो एक बायस्ड होकर अपनी राय देते हैं। तो ये उसकी कुछ क्रिटिसिज्म है सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की। अब तीसरी जो स्ट्रक्चर का जो तीसरा हिस्सा है वो है ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसको JIC बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखती है कि थोड़े समय में, अब अभी 2-4 महीने में, अभी 1 साल में क्या हमारी सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं, उनके लिए प्लानिंग करती है और उनके लिए अपनी ये सूचनाएं एकत्रित करती है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के और सदस्यों को उपलब्ध करवाती है। ये इसका मेन काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मेकिंग पॉलिसीज़ के लिए, और सिक्योरिटी बनाए रखना। ये हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जिम्मेवारी है कि देश में कोई आतंकवादी हमला ना हो, या कोई नक्सलवादी हमला ना हो, या कोई विदेश से हमला ना हो, क्योंकि उनकी पहले ही सूचना या प्लानिंग क्या चल रही है देश के दुश्मनों की, उनकी सूचना एकत्रित करना होता है, और उनको फिर एनालिसिस करके सिक्योरिटी बोर्ड को और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ग्रुप को देना होता है, जो फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आगे देते हैं और फिर उस लेवल पर डिसीजन किए जाते हैं। हाईएस्ट इंटेलिजेंस असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे बड़ी जो असेसमेंट करती है इंटेलिजेंस की, वो ऑर्गेनाइजेशन JIC है। इसकी सभी एजेंसी जो हम देखेंगे वो अपना काम अलग अलग तरीके से करते, फिर सारी सूचनाओं को मिला के उनका एनालिसिस किया जाता है। अब कौन कौन सी एजेंसी इसमें शामिल हैं, ये मेन एजेंसी हैं जो इसमें शामिल होते हैं। एक तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो आंतरिक मामलों की
खुफिया रिपोर्ट तैयार करती है। रॉ जो है इंटरनेशनल लेवल पे सूचना एकत्रित करती है। DMI है मिलिट्री इंटेलिजेंसी है, मिलिट्री की अपनी इंटेलिजेंसी है। एक नेवी की अपनी इंटेलिजेंस है और एक एयरफोर्स की अपनी इंटेलिजेंस है। DMI, DNI और DAI। तो ये अपनी अपनी महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। ये इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं देश की सुरक्षा में, ये तो करती ही है। तो ये सारी एजेंसियां इससे जुड़ी हुई हैं, जो इसका पार्ट है इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ JIC का। तो इसमें कौन कौन शामिल हैं? जैसे उसमें देखा था ब्यूरोक्रेट्स थे, एक में पॉलिटिशियन थे, एक में गवर्नमेंट से बाहर के लोग थे। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन शामिल हैं। एक तो एडिशनल सेक्रेटरीज कई डिपार्टमेंट्स के जो महत्वपूर्ण हैं, विदेश मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के और गृह मंत्रालय के। इनके एडिशनल सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी उसमें हो चुके हैं SPG में। यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी जो उनसे नीचे होते हैं। जॉइंट डायरेक्टर, इनके जो जॉइंट डायरेक्टर होते हैं, हेड नहीं, जॉइंट डायरेक्टर जो IB और रॉ के जॉइंट डायरेक्टर इसमें शामिल होते हैं। और डायरेक्टर DMI, DNI जो ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित जो खुफिया एजेंसी हैं, उनके डायरेक्टर शामिल होते हैं। और एक एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट का। कैबिनेट सेक्रेटरी तो उसका हेड था जो हमने देखा था SPG का। तो यहाँ एक एडिशनल सेक्रेटरी होता है जो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में काम करता है, वही इसका चेयरमैन भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑफिसर्स जो इंटेलिजेंस और असेसमेंट करते हैं सूचनाओं की, वो इसमें शामिल होते हैं। अब इसके काम क्या हैं, फंक्शन क्या क्या हैं? एक तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट एंड असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस डाटा, यानी कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, डाटा इकट्ठा करना, और इकट्ठा ही नहीं करना, उनको असेस भी करना, यानी कि कौन सा ज़रूरी है कौन सा ज़रूरी नहीं है, उस पर क्रॉस चेकिंग करना, भाई ये डाटा ठीक है कि नहीं है, इस आधार पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन, जो इंटेलिजेंस एजेंसी में कई मैंने बताया था, जो 5-6 एजेंसियां थी इंटेलिजेंस एजेंसी, उनमें आपस में वो अलग अलग काम करते, लेकिन उनमें उनकी सूचनाओं को आपस में इकट्ठा करना और कोऑर्डिनेशन उनमें स्थापित करना, ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें या एक की सूचनाएं दूसरे को काम आ सकें। तो इस ढंग का कोऑर्डिनेशन स्थापित करती हैं। और ये भी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा योग्य हों, ज़्यादा से ज़्यादा कुशल हों, उनमें प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई लेवल का हो, ताकि वो अपने काम को अच्छी तरह से कर सके। तो ये इंश्योर करना भी JIC का काम है, यानी कि JIC उनको इस बात के लिए इंश्योर करते हैं, उनको वो चीज़ उपलब्ध करवाती है, उनको ट्रेनिंग उपलब्ध करवा सकती है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी ज़्यादा कुशलता से काम कर सके। इसके अलावा JIC को कोई पर्टिकुलर टास्क भी सौंप सकती है कोई सी इंटेलिजेंस एजेंसी को किसी पर्टिकुलर फील्ड में कहीं कोई अलग से धमकियाँ या कोई अलग खतरा है, तो उससे संबंधित कोई अलग काम किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को सौंपा जा सकता है कि आप इसके बारे में काम करो या इससे संबंधित सूचना एकत्रित करो या इससे संबंधित अपनी राय दो। और ये एडवाइज द गवर्नमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और जब सारा ही बेस इन पर आधारित है, क्योंकि विदेश नीति का आधार या सुरक्षा नीति का आधार यहीं से शुरू होता है। अगर इनकी सूचना नहीं आएंगी तो हम कोई सिक्योरिटी पॉलिसी फोन लेवल पर या नेशनल लेवल पर नहीं बना सकते, और इनकी सूचनाएं गलत होंगी तो निश्चित रूप से हमारे निर्णय भी गलत हो सकते। तो सबसे एक महत्वपूर्ण भूमिका ये ग्राउंड लेवल पे यही से शुरू होती है। और ये अपनी सूचनाएं यदि ठीक ढंग से नहीं एकत्रित करते या गलत सूचनाएं एकत्रित करते हैं तो वो देश के हित के लिए एक काफ़ी घातक हो सकता है। लेकिन आजकल इसकी भी थोड़ी सी कमियां होती हैं। कई बार ये सारी सूचनाएं दे देते हैं, यानी कि उन सूचनाओं में काट छांट ना करके जितनी भी सूचनाएं आती हैं और सभी को आगे पास कर देते हैं, ताकि इन पर ब्लेम ना आए कि उन्होंने कोई सूचना नहीं दी, फिर कोई इसमें घटना हो जाती है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते कि हमने तो सूचना दे दी थी। लेकिन सारी सूचनाओं में फिर सूचनाओं का इतना डाटा इकट्ठा हो जाता है कि सारी सूचनाओं के आधार पर नीति नहीं बन सकती। उनमें निश्चित रूप से जो महत्वपूर्ण है, जो काम की सूचनाएं हैं, वही यदि उपलब्ध करवाई जाए
यही तो एनालिसिस असेसमेंट करना होता है कि किस सूचना को छोड़ा जाए और किस सूचना को महत्व दिया जाए, किसको महत्व नहीं दिया जाए। तो ये असेसमेंट करना इसका काम है, लेकिन कई बार ये पूरी असेसमेंट ना करके सारी सूचनाओं को ऊपर फॉरवर्ड कर देती है, जिससे पॉलिसी बनाने में एसपीजी को या एनएसजी को दिक्कत आती है। तो ये हमारा जो मुद्दा था एनएसजी का, और उसमें जो 3 इसके जो टायर थे या 3 जो इसके पार्ट थे, जेआईसी, एसपीजी और एनएसएबी, ये इस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं और इनके आधार पर ही इनकी विदेश नीति के निर्धारण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनकी सूचनाओं की भी, एकेडमिक की सलाह की भी, या एसपीजी की जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटजी होती है। तो ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका के बारे में था, जो कि फॉरेन पॉलिसी बनाने में ये निभाते हैं। धन्यवाद।